तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों यहाँ पे हम यूजीसी का पेपर 1 का जो है फिर से आपको मैं 15 प्रश्न कराऊंगा और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। साथ ही साथ इन प्रश्नों को वीडियो देखते चलें क्योंकि अब समय बहुत कम है। अगर आप डेली एक वीडियो देखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा पेपर अच्छा जाने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 50 प्रश्न आते हैं। चलिए पहले जो सबसे पहले 5 प्रश्न जो मुझे दिख रहे हैं तो आपकी तालिका सबसे पहले दी हुई है। तो ये 5 प्रश्न मुझे सबसे पहले दिख रहे हैं। तो तालिका का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका से 5 प्रश्न आते हैं, आपके गद्यांश के 5 प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न कंप्यूटर के आते हैं। तो ये आप ठीक कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा कथन 1 कथन 2 के प्रश्न आते हैं दोस्तों। सुमेलन मैचिंग के बहुत प्रश्न आते हैं, इन पर हमें बहुत ध्यान देना है। तो चलिए पाठ्यक्रम दिया हुआ है 2016, 17, 18, 19, 20 का। और पाठ्यक्रम में कौन कौन से कोर्सेज हैं? बीटेक, एमसीए, एमटेक, एमफिल और समेकित एमटेक। ठीक है। तो टोटल भी लिखा हुआ है 60-60, 30 एमफिल में 20 और 30 समेकित एमटेक में। और पूरा विश्लेषण है। चलिए आइए करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस वर्ष में अधिकतम विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है? तो हम सब वर्ष के विद्यार्थियों का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो सबसे ज़्यादा जो आया वो आपका आया 2017 में। तो 2017 बी हमारा सही ऑप्शन है, जो कि आया 179। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2016 से 2020 के दौरान बीटेक में औसत रिक्त सीटों और एमटेक में औसत रिक्त सीटों के बीच अंतर कितना है? 4.2, 4.3, 4.4 और 4.1। तो सी जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपका सही है, 4.4। हमने यहाँ पे कैसे निकाला? देखिए वर्ष 2016 में 60 - 45 हमें ऊपर दिया हुआ है जो टोटल मैंने आपको बताया, और नीचे जो संख्या दी हुई है 2016 का उनका टोटल किया, उनमें से माइनस कर दिया, तो जो डिफरेंस आया वो हमारा सही उत्तर होगा। तो ऐसे ही हमने निकाला। और खाली सीटों का जब औसत निकाला तो सब डिफरेंस का प्लस करके अपॉन 5 हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा 49/5 आ गया। तो ये आपका बीटेक का आ गया। तो कितना आ गया? 9.8। ऐसे ही एमटेक का निकाला तो हमारा सही उत्तर जो है वो है 4.4। किस वर्ष में रिक्त सीटों की संख्या अधिकतम है? 19, 20, 18, 17। तो आप हमें क्या करना है, बस इसका माइनस कर देना है दी हुई से, टोटल वाली से। जिसमें सबसे ज़्यादा आए वही हमारा सही उत्तर होगा, जो डिफरेंस, क्योंकि वही उसमें खाली ज़्यादा हैं। तो आपका सही उत्तर है सी 2018 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2016 से 2020 के दौरान किस कोर्स में कुल रिक्त सीटों की संख्या न्यूनतम है? बीटेक, एमसीए, एमटेक, एमफिल। तो डी आपका सही उत्तर है, वो है एमफिल। दोस्तों बहुत आसान इनका तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है करने में। जैसा कि मैंने आपको बताया, बस टोटल करना है और डिफरेंस निकालें तो जो टोटल दिया गया है उसमें और जो वो वाला टोटल है उससे माइनस कर दें। चलिए 2016 में औसत नामांकन व 2017 में औसत नामांकन के बीच का अंतर क्या है? 3.0, 3.3, 3.4, 3.2। तो उत्तर ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए है 3.0। वर्ष 2016 में औसत नामांकन वही आप टोटल करिए, 2017 में टोटल करिए, जो कि हमारा निकला। तो हमारा सही उत्तर है वो है 3.0। अगला प्रश्न है, स्वयं प्लेटफॉर्म पर आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय समन्वयक कौन है? AICTE, NCERT, NPTEL और UGC। तो आपका सही उत्तर है वो है आपका सी, NPTEL। ठीक है दोस्तों, स्वयं का क्वेश्चन बहुत आता है, हर बार आना है, तो इस क्वेश्चन को पक्का कर लीजिए कि ये आपका ज़रूर आएगा। चलिए अगले, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी, एनहांस्ड लर्निंग, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कमीशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
उस सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग का क्या नाम है जो सुगम पहुंच वाले पुस्तक चिन्ह भंडार गृह निर्माण में सहायक और जो सदस्यों अथवा सामान्य जनों द्वारा तलाश योग्य बन जाता है? सामाजिक पुस्तक चिन्ह, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, उद्यम संसाधन नियोजन और संदर्भ प्रबंधन उपकरण। तो आपका ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है सामाजिक पुस्तक चिन्ह। सोशल नेटवर्किंग एवं सोशल बुकमार्किंग हमारे पसंदीदा लिंक को दुनिया के साथ साझा करने का एक शानदार तरीका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मैंने आपको कथन बताए थे कि कथन वाले प्रश्न बहुत आते हैं, तो वो यहाँ पे हैं आपके कथन 1 और कथन 2। विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज़ का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है। कथन 2 है वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही या समरूप स्कोर देता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत हैं। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो बी जो है आपका वो आपका सही उत्तर है और बी आपका हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से कौशल अधिसंज्ञान में शामिल हैं? ए नियोजन करना, बी विकास करना, सी पर्यवेक्षण करना, डी लागत निर्धारण करना, ई मूल्यांकन करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए, बी और सी, केवल ए, सी और ई, केवल बी, डी और ई, केवल ए, डी और ई। तो बी जो है आपका वो दोस्तों सही उत्तर है, बी है केवल ए, सी और ई। अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन किसी व्यक्ति के द्वारा उसके स्वयं के बारे में सोच एवं सीखने अधिगम की प्रक्रिया है। अधिक वास्तुनिष्ठता से कहा जाए तो यह किसी भी समझ एवं प्रदर्शन की योजना बनाने, निगरानी करने एवं उसका आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। देखिए मैंने आपसे सुमेलन मैचिंग का जिक्र किया था और सुमेलन आपका आ गया, तो यहाँ पे है अधिगम रणनीति, की गई कार्यवाही, नियोजन व ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण बताना, संगठित और स्मरण करना, आत्म प्रश्न व आत्म परीक्षण, बोधन, लक्ष्य व समय सारणी निर्धारण और संज्ञानात्मक स्मरक एवं प्रतिमावली का प्रयोग। नीचे आपके विकल्प दिए हुए हैं, ऐसे कोड दिए हुए थे दोस्तों। तो सी वाला कोड जो है वो आपका सही है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है? कोटो प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, सुविधाजनक प्रतिचयन और वेब प्रतिचयन। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है सुविधाजनक प्रतिचयन। उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है? अभिसारी वैधता, भविष्य सूचक वैधता, रचना वैधता, संवर्ती वैधता। तो बी जो है वो आपका सही है, बी है भविष्य सूचक वैधता, प्रोडक्टिव वैलिडिटी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, यदि हम कतिपय सामाजिक समूह के विश्व दृष्टिकोण में रुचि रखते हैं, एक ऐसी गुणात्मक शोध रणनीति अभिमान्य हो सकती है जो सहभागियों की अपनी सामाजिक दुनिया की व्याख्या के प्रति संवेदी हो। कथन 2 है, यदि किसी शोधकर्ता की रुचि ऐसे विषय में है जिस पर अतीत में बहुत कम या कतई शोध नहीं हुआ है, तो मात्रात्मक शोध करना अधिक सुगम होगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम पूर्व साहित्य होगा जिससे सहायता मिल सके। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। गुणात्मक शोध प्रतिभागियों के जीवन से जुड़े अनुभवों से संबंधित होते हैं। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों द्वारा व्यक्त किए गए तथ्यों, पीछे की वास्तु स्थिति को जानना होता है।
इसलिए गुणात्मक शोध में ऐसे तरीकों का चयन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते। देखिए फिर से आपकी सुमेलन आ गई, तो मैंने आपको बताया कि मैचिंग बहुत ज़्यादा आएगी। तो चलिए सुमेलन की ओर चलते हैं। शोध डिजाइन, अध्ययन का प्रकार, प्रतिचयन डिजाइन, सांख्यिकी डिजाइन, प्रेक्षण डिजाइन, प्रचालन डिजाइन, विश्लेषण के लिए पूर्व नियोजित डिजाइन, आंकड़ा संग्रहण के लिए सुरक्षित या सुविचारित उपकरण, प्रचलन पद्धतियों के संबंध में अग्रिम निर्णय और संभाव्यता प्रतिचयन डिजाइन। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, ए सेकंड, बी फोर्थ, सी थर्ड, डी का फर्स्ट। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन एक, नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात डिजाइन में एक एकल परीक्षण समूह या क्षेत्र का चयन किया जाता है और उपचार के आरंभ होने से पूर्व निर्भर चर का मापन किया जाता है। कथन दो है, नियंत्रण के साथ पूर्व और पश्चात डिजाइन में दो क्षेत्र का चयन किया जाता है, परंतु उपचार से पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में एक समान अवधि के लिए निर्भर चर का मापन नहीं किया जा सकता। तो ए, कथन एक और दो दोनों सही हैं, कथन एक और दो दोनों गलत हैं, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है, कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। तो आपका क्या है, कथन एक तो गलत है लेकिन किंतु कथन दो सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतने प्रश्न काफ़ी हैं। मैं आपको फिर नई वीडियो में और नए प्रश्न लेके आऊँगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।